जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और पहले हमने कोशिका पे 2 वीडियो और 1 वीडियो कोशिका का जो साइकिल है उसके ऊपर कंप्लीट किया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आने वाला है उसका आधार वहीं से है। इस वीडियो में हम मेंडल के नियमों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने कई बार पढ़ा होगा स्वतंत्रता ये वाला प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या है भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, या फिर मेरा ये तरीका होगा पढ़ाने का। गारंटी किस बात की होती है? पढ़ाने का एक तरीका होगा ऐसा कि गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको याद हो जाएगा। यदि आप ध्यान लगा के एक बार सुनते हैं और पढ़ते हैं, 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना, तो आप मेंडल के तीनों नियमों को बता देंगे। ठीक है, बहुत हो गई भूमिका, ज़्यादा भूमिका से कुछ नहीं, अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी के समझते हैं क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। मेंडल का नाम तो सभी ने सुना होगा। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बताइए? तो कौन है? ग्रेगर मेंडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? ग्रेगर मेंडल। मतलब इन्हीं ने आनुवंशिकी की शुरुआत इन्हीं के अध्ययनों के बाद हुई है, ऐसे समझिए। फादर का मतलब कोई होता है, ये कोई ऐसे पिता नहीं है जिनकी कोई संतान उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं। ठीक है, अब आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब माता पिता से जो बच्चों में जो कुछ गुण जाते हैं, मतलब किसी के माता पिता का हेयर फॉल हो गया, किसी के पिताजी का हेयर फॉल है, तो बच्चे का भी जेनेटिक्स हेयर फॉल होता है। ये क्या है? ये सब चीज़ें हम आनुवंशिकी में ही पढ़ते हैं। और आनुवंशिकता जो है, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीन। तो जीन कैसे? गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र से डीएनए, डीएनए के बाद जीन, और जीन से ही क्या होता है? आदमी जीनियस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ग्रेगर मेंडल हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिकता के जनक हैं। तो ग्रेगर मेंडल भाई 10th पास थे, कोई बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन फिर भी फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी भी जेनेटिक्स के ऊपर शोध कर ही रहे हैं, और उसमें अपार संभावनाएं हैं। ये कौन थे? वैसे भी ये फादर ही, ऐसे देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ही हैं। पादरी को फादर ही बोलते हैं ना चर्च में। ठीक है, एक पादरी थे किसी चर्च में। ईसाई धर्म जैसे हम लोगों के मंदिर मस्जिद होते हैं, वैसे ईसाई लोगों में चर्च होते हैं, और चर्च का पुजारी कौन होता है? पादरी। तो पादरी ने क्या है, मटर के दाने पर प्रयोग किया था। और कितने प्रयोग किए थे? लगभग 7 परीक्षण किए थे। किस पे? मटर के दाने पर। कितने परीक्षण? 7 परीक्षण। यहां लिख देते हैं, 7 परीक्षण किए थे। हाँ, कोई कोई एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी टाइप एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आप, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको सब याद रखना चाहिए। इनके द्वारा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा आनुवंशिकी के नियम दिए गए। मतलब इनके जो हम पहले बताए थे ना आपको, मेंडल के 3 नियम आपको याद करा देंगे। प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, आपने कई बार पढ़े होंगे। तो ये 3 नियम आप याद रखिए। ठीक है, 7 तो परीक्षण किए थे, लेकिन नियम कितने हैं? ये 3 हैं। देखो, सभी टेस्टिंग सफल हो जाए ये गारंटी नहीं है ना। तो 7 परीक्षण के आधार पर इन्हें 3 नियम बनाए। ठीक है,
तो मेंडल साहब कितने हो गए 73। 7 तो उनने टेस्ट किए हैं, 3 उनके रूल्स हैं। इनकी टीआरपी कितनी है 73 टीआरपी है मेंडल साहब की। ऐसे इसकी एक ट्रिक बना लीजिए। 7 क्या हो गया, 7 हो गया नियम, ठीक है। 3 हो गया इनका 7 हो गया परीक्षण, 3 हो गया नियम। और किस पे किया था इन्हें, मटर पे, मटर पे किया था। तो अब इसे याद रखने की टेक्निक क्या है भाई, तो 7 हो गया टी 7 टेस्टिंग, 3 रूल, मटर पे, मटर मतलब पी, तो क्या हो गया टीआरपी। टीआरपी से आप मेंडल साहब को याद रखिए। ग्रेगर मेंडल का नाम याद आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, टीआरपी। और इनकी टीआरपी कितनी थी, आप बताइए, आप इनकी टीआरपी कितनी थी। तो 7 तो इनका टेस्टिंग था, 3 इनका रूल थे, और पी जो है वो मटर को बता रही है, इनने मटर पर प्रयोग किया था। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं इनका पहला नियम, प्रभुत्व का नियम। अब इसे पढ़ते हैं भाई, ठीक है, क्या है प्रभुत्व का नियम। इसे ग्रेगर मेंडल का वंशानुक्रम या आनुवंशिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है। मतलब आनुवंशिकी का प्रथम नियम कौन सा है, तो प्रभुत्व का नियम। अभी इसे भी याद करने की टेक्निक आपको बता देंगे, ठीक है। इस नियम के अनुसार संतान में किसी विशेष गुण या जीन का प्रभुत्व नजर आता है, जो कि माता या पिता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जब शुद्ध विपरीत गुणों वाले माता पिता को संतति उत्पन्न होती है, तो अगली पीढ़ी में दिखने वाला गुण प्रमुख होता है। ये है भाई इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अरे भाई, कंप्यूटर को याद नहीं होता तो आपको कैसे हो जाएगा, याद करना पड़ता है। कंप्यूटर चीज़ें कब समझता है, जब उसे बाइनरी लैंग्वेज में, उसकी मशीनरी लैंग्वेज जो 0 1 1 1 0 0 जो सब उसका जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें उसे मिलता है, तब वो कंप्यूटर समझ पाता है। तो आपकी भी एक बाइनरी लैंग्वेज है, आपकी भी एक मशीनरी लैंग्वेज है। अच्छा, बाइनरी अंक होते हैं, मशीनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आपको जैसे कोई उदाहरण या कोई सिद्धांत हम बहुत व्यवहारिक तरीके से जब आपको बता पाएँ, आपको समझा पाएँ, तो फिर वो आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। एक बार दिमाग में फिट बैठ गया तो आपको सोते समय भी, आप कभी भी आपसे कुछ भी पूछे तो आपको एक स्टोरी टाइप आपके दिमाग में बन जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे हमारी फैमिली है, हमारे बड़े भाई का नाम ये है, उनके बाद ये है, उनकी बहन ये है, चाचा का नाम ये है, हमें कैसे याद होता है, क्योंकि हमें सब स्टोरी टाइप होता है एक, हाँ उनके बाद ये, इनके बाद ये, इनका संबंध इनसे, इनका संबंध इनसे। ये सब हमें रटना तो नहीं पड़ता है कि राम के पिता दशरथ हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं, ऐसे रटते हैं क्या, नहीं रटते हैं, ऐसे ही समझ लिए। अब देखिए प्रभुत्व का नियम है, अब इसे करते हैं 2 मिनट में याद। इसे ग्रेगर मेंडल का वंशानुक्रम या आनुवंशिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम नियम, गलती से हम पृथक पढ़ दे रहे हैं इसे, हालांकि पृथक्करण का नियम, इनका नियम बाद में दिया है इनने। तो ये किसका नियम है, प्रभुत्व का। प्रभुत्व को हम पी लिख सकते हैं ना, और प्रथम नियम को भी पी लिख सकते हैं। तो प्रथम नियम कौन होगा, प्रथम कौन होगा, जो प्रभुत्व होगा, पी आर ए THAM प्रथम, और प्रभुत्व PRABHUTVA, ये प्रभुत्व। देख लीजिए कितना समानता है, PRA, ये देखिए प्रभुत्व और प्रथम में बहुत समानता है ना। तो आपको हो गया अभी ये याद। प्रभुत्व का नियम है पृथक नियम, प्रथम नियम, बहुत मिल रहा है इसमें, ठीक है। हमने 3 शब्द एक जैसे बता दिए हैं, PRA। अब आगे प्रथम लिख दीजिए, आगे प्रभुत्व लिख दीजिए, प्रभुत्व, ठीक है। इतना तो याद हो गया। इस नियम के अनुसार संतान में किसी विशेष गुण या जीन का प्रभुत्व नजर आता है, जो कि माता या पिता से प्राप्त किया जाता है।
भाई मतलब संतान में एक जीन का प्रभुत्व नजर आ रहा है, वो माता या पिता से प्राप्त किया जाता है, या तो वो माता से आएगा या पिता से आएगा, लेकिन एक ही जीन का प्रभुत्व होगा भाई। और एक अगली कंडीशन इन्होंने दिया है कि जब शुद्ध विपरीत गुणों वाले, मतलब शुद्ध विपरीत गुणों वाले, ये नहीं है कि समान गुणों वाले, शुद्ध विपरीत गुण वाले। तो शुद्धते से हम लोग जानते हैं, जो शुद्ध देसी घी की जो दुकान है, ये वही वाला शुद्ध है। जब शुद्ध विपरीत गुणों वाले माता पिता को संतति उत्पन्न होती है तो अगली पीढ़ी में दिखने वाला गुण प्रमुख होता है। ठीक है। अब मान लीजिए, ऐसे समझिए आप, ये है आपकी मदर, ये हैं आपके फादर, इनके पीले रंग के लिए ये कैपिटल वाई जिम्मेदार है, इनके पीले रंग के लिए स्मॉल वाई है। ठीक है। अब क्या है, ये गया इनकी संतान में। अब संतान में इनमें से कौन दिखाई देगा, ये स्मॉल वाला कि कैपिटल वाला? जो प्रभावी होगा, जो प्रभावी होगा वही संतान में जाएगा। समझ गए? वाई इनके पास भी है, वाई इनके पास भी, पर इनके माता के पास कैपिटल है, पिता के पास स्मॉल है। ऐसा भी हो सकता है कि माता के पास स्मॉल हो, पिता के पास कैपिटल हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन संतान में कौन जाएगा? जो अच्छा वाई है। अच्छा वाई कौन सा? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई ही संतान में जाएगा। संतान में क्या गया? कैपिटल वाई। ऐसे समझिए। ठीक है। अब मतलब एक ही चीज की एक ही जीन अलग अलग, मतलब अलग अलग होते हैं, तो उसमें कौन सा जाएगा? जो जिसका प्रभाव ज़्यादा है। अब ठीक है, अब इसका एक हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आप मतलब आप कोई कोचिंग पे पढ़ने गए, कोचिंग पे पढ़ने गए, तो आप कोचिंग पे डेमो देने वाले दो टीचर आए। एक टीचर ए है, एक टीचर बी है। ठीक है। डेमो देने आए। अब जो ए टीचर है भाई, वो आपको बहुत गजब तरीके से समझा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है, और उसे अनुभव भी है, पढ़ाने का बहुत अनुभव भी है, और आपको वो समझ में भी आ रहा है। कौन सा? ए टीचर। अब बेचारा बी टीचर है, उसे पढ़ाना नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है सही से, और चीज़ों को सही सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आपकी जो कोचिंग की फैकल्टी होगी, उसे आप क्या रिव्यू देंगे? ए टीचर को लीजिए जो बहुत अच्छा समझा रहा है, पढ़ा रहा है, कि बी टीचर को लीजिए जो बेचारा नहीं बोल पा रहा है, नहीं समझा पा रहा? आप किससे पढ़ना पसंद करें? स्वाभाविक है, कोई भी आप भले ही कह दें चलो बी टीचर को ले लें, लेकिन आपका जो कोचिंग का फैकल्टी है वो केवल आप पे ही डिपेंड नहीं है, आपके अलावा भी कोचिंग में बहुत लड़के हैं। तो जो कोचिंग का जो हेड होगा वो किसे लेगा? ए को ही अपनी क्लास में पढ़ाने का आगे मौका देगा, अर्थात जो श्रेष्ठ है वही आगे पढ़ाएगा, और बी जो श्रेष्ठ नहीं है वो डेमो में ही छट जाएगा। समझ गए? हमें माता या पिता से जो शुद्ध विपरीत गुण मिलते हैं किसी एक चीज के, तो उसमें क्या है, आगे वही जीन जाएगा जो एक श्रेष्ठ है। इसीलिए आप देखना, धीरे 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 आप देखते हैं कभी कभी अपनी पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में बहुत परिवर्तन होते हैं। उनके पिताजी से अगला बेटा थोड़ा अच्छा हैंडसम दिख रहा है, छोटा भाई और हैंडसम दिखता है, ऐसे देखते हैं ना। तो ये क्या, उनमें क्या है, प्रभुत्व का नियम यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही जीन जाएगा जो प्रभावशाली होगा। हम अच्छा ठीक है, ये जो क्लास है ना, क्लास वाले एग्जाम्पल, इसी क्लास वाले एग्जाम्पल से आपको मेंडल के तीनों नियम याद करवा देंगे, इसलिए आप इसे नोट कर लें, क्योंकि अभी हम टीचर के ऊपर ही तीनों नियम बनाने वाले हैं। अभी दो टीचर आए हैं एक डेमो देने, ए टीचर और बी टीचर। ठीक है। और लेकिन दोनों टीचरों का सब्जेक्ट एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंग्लिश को पढ़ा रहा है, एक मैथ पढ़ा रहा है, नहीं नहीं, दोनों इंग्लिश के ही टीचर हैं, दोनों ही इंग्लिश के टीचर हैं, ऐसे मानिए।
तो जब इंग्लिश के ही टीचर दोनों हैं और इसमें ए बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो प्रभुत्व का नियम क्या कह रहा है, ए को ही लेंगे। ठीक है, यहाँ ए सिलेक्ट हो गया, प्रभुत्व के नियम में ए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला नियम है पृथक्करण का नियम। अब ये क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशानुगत कारक की 2 प्रतियां अलग हो जाती हैं ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक प्राप्त कर सके और हर लक्षण के जीन की जोड़ी जिम्मेदार होती है जो अगली पीढ़ी में पृथक हो जाती है। पृथक्करण का नियम समझे? ऐसे ही समझिए, आप एक सब्जी मंडी में गए हैं, एक कैपिटल बाई है, एक स्मॉल बाई है। तो इनमें आप सब्जी मंडी में गए हैं, मान लो आप फल मंडी में गए हैं, वहाँ एक बढ़िया बड़ा वाला बेर है। इसे ऐसे समझिए तो भाई, इसे पढ़ देते हैं। इस नियम के अनुसार युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशानुगत कारक की 2 प्रतियां अलग हो जाती हैं और ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक प्राप्त कर सके। अब नोट करके है कि हर लक्षण के लिए जीन की जोड़ी जिम्मेदार होती है जो अगली पीढ़ी में पृथक हो जाता है। मतलब किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ रहा है तो जीन की जोड़ी जिम्मेदार होगी। हर लक्षण के लिए क्या है, जीन की जोड़ी जिम्मेदार है। जैसे वाई वाई, एक्स एक्स, जीन की जोड़ी जिम्मेदार है जो अगली पीढ़ी में क्या पृथक हो जाता है। मतलब आप ऐसे पृथक्करण का नियम मतलब कुछ चीज अलग करे। पृथक मतलब कुछ अलग कर रहा है। पृथक में क्या है, कुछ तो अलग कर रहा है। आप कहते नहीं, पृथक्करण का समझिए। शक्तियों का पृथक्करण आपने संविधान में पढ़ा होगा कि जो हमारी जो अमेरिका की शासन व्यवस्था क्या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है ना। वहाँ न्यायालय का एक अलग ही पावर होता है और शक्ति एक ही व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। वैसे ही जेनेटिक्स में भी है, आनुवंशिकी में यही है। अब आप ऐसे समझिए, आप गए हैं फल मंडी और सब्जी मंडी में, तो आपने देखा बेर जो है, एक बढ़िया बेर रखा है। बेर तो सब जानते ही होंगे। एक बेचारा छोटा सा बेर रखा है। आपको बड़ा वाला बढ़िया बेर पसंद है तो आप ये ले लिए। और उसी सब्जी मंडी में आप देख रहे हो टमाटर रखा, एक तो देसी टमाटर है, एक बिल्कुल एकदम चमक धमक रहा है टमाटर, पॉलिश वाला टमाटर है एक तो। अब क्या है, बेर तो आपने बड़ा वाला पेंदू बेर ले लिया, हमारे यहाँ ऐसे पेंदू बोर बोलते हैं बड़ा वाले बेर को। और टमाटर जो चमक धमक रहा है एकदम, जैसे शीशे जैसा लग रहा है कि उसमें चेहरा भी देख लो, उस टमाटर को आपने रिजेक्ट कर दिया। और जो देसी टमाटर है बेचारा, उसे आपने ले लिया खट्टा टमाटर। क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब टमाटर जो है कौन बढ़िया है। ये हो गया बेर, ये बेर हो गया, ये बढ़िया टमाटर हो गया। टमाटर जैसा नहीं लग रहा, हमने बैगन जैसा बना दिया है वो। समझिए, बहुत बड़ा है। आप जानते हैं बेर तो आपको ये पसंद है, आपने ये ले लिया। लेकिन टमाटर आप ये लोगे देसी टमाटर, देसी का रेट भी ज़्यादा होता है। तो आप कहोगे भाई आपने तो चमक धमकने वाला बेर लिया था, लेकिन टमाटर भी चमक धमकने वाला आप लो। नहीं, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की कि आपने बेर चमक धमकने वाला बड़ा वाला लिया तो अब टमाटर भी बड़ा वाला लेंगे। नहीं भाई, वो इंजेक्शन दिया हुआ होगा, जब इंजेक्शन से वो चमक रहा है जब। तो यही पृथक्करण का नियम है कि जरूरी नहीं हम एक चीज ये वाली कैपिटल वाली ले लेते हैं तो दूसरी अगली मतलब एक बाई हमने कैपिटल बाई ले ली, तो जरूरी नहीं कि दूसरे में हम कैपिटल एक्स भी कैपिटल ही लेंगे, हम स्मॉल भी ले सकते हैं एक्स। समझे? ऐसे ही आपकी कोचिंग के ऊपर आप समझा देते हैं, हम बोले थे ना कोचिंग पे ही समझाएंगे। अब आपकी कोचिंग है, उसमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश की कोचिंग पे आप गए हैं,
फैकल्टी ने 2 टीचर का डेमो के लिए बुलाया, पहले तो आपने देख लिया, तो जो बेस्ट पढ़ा रहा है वो आपने चूज कर लिया। आप सोचिए दोनों ही बेस्ट पढ़ा रहे हैं, अब दोनों ही बेस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर बेचारा है तुम्हारा आया है साउथ से, केरला से, एक अपना यहीं यूपी का टीचर है। अब स्कूल वाले या कोचिंग वाले सोचेंगे भाई इंग्लिश का टीचर है दोनों, एक केरल का है और एक यूपी का है। तो केरल का जो टीचर है आपका स्कूल ने उसे रख लिया, मान लीजिए दोनों मतलब पढ़ाने में दोनों बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते केरल के टीचर को आपके उसने रख लिया कि भाई केरल का है, तो लोग इम्प्रेस होंगे कि हाँ अच्छा ये केरल का है। तो उस वहाँ वो वाले टीचर हैं, भाई तिरुवनंतपुरम से टीचर आए हैं, वहाँ त्रिवेंद्रम से टीचर आए हैं, चलो वहाँ पढ़ते हैं, उस कोचिंग पे चलते हैं। तो भौकाल बनाने के लिए इनने रख लिया है इसका टीचर। अब दूसरा सब्जेक्ट आया मैथ का सब्जेक्ट आया। अब मैथ में जरूरी थोड़ी है कि आपकी कोचिंग या स्कूल केरल का ही टीचर रखेगी, यूपी का भी टीचर रख सकती है ना। यही है पृथक्करण का नियम। ऐसी सब्जी मंडी से समझ लीजिए, जरूरी नहीं आपने बेर बड़ा वाला लिया है तो टमाटर भी आप बड़ा वाला पॉलिश वाला लेंगे, नहीं, टमाटर आप देसी भी ले सकते हैं जो खट्टा होता है बढ़िया। सब्जी में एक ही टमाटर डाल दो, काम हो जाएगा। काहे हम मतलब टमाटर खटाई डालने के लिए लेते हैं, ये तो 100 पीस है, ठीक है। तो ऐसे हो गया पृथक्करण का नियम। प्रभुत्व के नियम में क्या बताया था, जो बेस्ट पढ़ा रहा है टीचर वही आगे जाएगा, अर्थात जो बेस्ट है जिसका प्रभाव है वही आगे जाएगा, जिसका प्रभाव नहीं। एक एग्जाम है उसमें 2 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, एक बहुत टैलेंटेड है, एक बेचारा कम टैलेंटेड है। टैलेंटेड ने लिया 100 में से 90 नंबर आ रहा है, एक का 100 में से 70 नंबर आ रहा है, तो सिलेक्शन तो 90 वाले का होगा ना। तो स्वाभाविक है आगे कौन जाएगा, प्रभुत्व के नियम में आगे वो जाएगा जो टैलेंटेड है। पृथक्करण का नियम कह रहा है कि भाई इंग्लिश की फैकल्टी के लिए केरल का टीचर रख सकते हैं, लेकिन मैथ के लिए हम केरल का टीचर नहीं रखेंगे, समझेगा। मैथ के लिए हम अपनी यूपी बिहार का भी टीचर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ी है कोई एक स्कूल है उसमें बाहरी टीचर आया तो उसमें सारे टीचर कोई केरल का होगा, कोई इंग्लैंड का होगा, कोई जर्मनी का होगा, ऐसा जरूरी नहीं। 1-2 100 पीस टीचर रख लेते हैं कि उनके नाम पे आते रहते हैं लड़के। तो पृथक्करण का नियम है मतलब हर चीज़ अलग अलग है।